Hello friends, welcome to Restart UPSC. Today we are going to study preamble. हमने पॉलिटी की ये सीरीज़ स्टार्ट किया जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है और इसका एक आप स्क्रिबल बना के नोट्स बना लेना हाफ पेज या 1 पेज में. इसको आप प्रिलिम्स में और मेंस दोनों में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा. ऐसे ही हम अप्रॉक्सीमेटली 15 वीडियोस बनाने वाले हैं जो 15 मिनट्स 6 to 20 मिनट्स की होंगी और ऐसे स्मॉल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हम देते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Yes, what are we going to study in this lecture? Firstly, we are going to introduce, we'll study preamble है क्या, उसमें contents क्या क्या हैं, components preamble के पढ़ेंगे, उसको analyze करेंगे कि वो उसका evolution कैसे हुआ, कैसे हमारा preamble आज जो है वो है और जब हम independent हुए थे तो क्या preamble था. कुछ cases पढ़ेंगे, उसके बाद amendment पढ़ेंगे, amendment कितनी बार हुआ है preamble में और फिर then we'll conclude. Okay, so let's start. Yes, first of all, components of our preamble. The first component is source of authority. जब हम ये this is our preamble, ये आप preamble देखेंगे तो इसको yes, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर हो सकता है तो आप ये preamble को लर्न कर लीजिए. आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. मेंस में आप पॉइंट्स जनरेट करने के लिए, जैसे अगर कोई दिया हुआ है कोई भी केस स्कीम क्यों आई गई है तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी करके आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो. तो चलिए वेल अभी तो इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी. जब आप preamble पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. मीन्स इस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिल रही है. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमने ये, आप लोग अगर पॉलिटी आपने पढ़ी है तो ये आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर लिमिट करता है ना. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड कौन लिमिट करता है उसकी पावर को? कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिली? सो पीपल मीन्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल. ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमें पता चलता है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट आगे पढ़ेंगे. हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मीन्स नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? ये सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आगे जाके हम इन टर्म्स को भी समझेंगे. आजकल प्रीलिम्स में ना 1 से 2 क्वेश्चन हर साल प्रीएम्बल से आ रहा है. मीन्स अगर आप इन टर्म्स की ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पक्के हैं. तो इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा, नोट ज़रूर बनाइएगा. मैं यही कहूँगा, आप जिनको आता है वो टाइम पास की तरह, रिवीजन की तरह देख सकते हैं, बट जो एक सोल इसको एक प्रीएम्बल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या उनको इतनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो इसके साथ नोट ज़रूर बनाते रहें. थर्ड इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया वो ऑब्जेक्टिव क्या था ये कॉन्स्टिट्यूशन लाने का, ये भी हमारा प्रीएम्बल बताता है. क्या है ऑब्जेक्टिव? पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारी सोसाइटी में जस्टिस रहे. दूसरा ऑब्जेक्टिव है पीपल को लिबर्टी देना. तीसरा, हमारे सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में इक्वालिटी लाना. एंड फोर्थ, हमारे पीपल के बीच फ्रेटर्निटी लाना. तो ये चारों 1 2 3 एंड 4 ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स. आप नोट्स कैसे बनाइए? ये जैसे मैं लिखा ना, कंपोनेंट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पीपल, नेचर ऑफ स्टेट, ये लिख दीजिए. ऑब्जेक्टिव ये चारों लिखिए. ठीक है. एंड लास्ट इज डेट ऑफ इनैक्टमेंट. कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा हुआ है लास्ट में कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 मीन्स 26 नवंबर 1949. ठीक है. एक चीज़ याद रखिएगा, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था. ठीक है. लेकिन अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स कब हुआ था तो वो है 26 जैन 1950. ठीक है. तो कौन से इनैक्टमेंट हुआ था नवंबर 1949 में, इन्फोर्समेंट हुआ जनवरी 1950 में. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब इसमें हमने देखा, ये देखिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन टर्म्स का मतलब क्या है ये हम समझेंगे. ठीक है. फर्स्ट टर्म इज सोवरेन. आपको अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना तो आप 11th की एक एनसीईआरटी है वो भी आप पढ़ सकते हैं. ठीक है ना. मैं अभी तो ये समझा रहा हूँ बट आप 11th की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम बढ़िया से चाहिए. सोवरेन का मतलब है कि नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो भी डिसीजन लेती है वो इंडिपेंडेंटली लेती है. हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, किसी का प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर. जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या फिर हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, ये हम इंडिपेंडेंटली ले पा रहे हैं. ये टर्म क्यों आया? क्योंकि पहले क्या, हम कॉलोनी थे एक, उसके बाद ब्रिटिश हमें एक डोमिनियन बनाना चाहते थे. ठीक है. बट
हम डोमिनियन नहीं है, हम किसी के अंडर काम नहीं करते, हम अपने डिसीजन सोवरिन तरीके से लेते हैं, मतलब वी आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स। क्या है हम? इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो आप यही नोट्स में लिखिए, सोवरिन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम WTO के मेंबर हैं, WHO के मेंबर्स हैं, UN के मेंबर्स हैं, तो इससे हमारी सोवरेंटी जाती नहीं है। यूएन में भाई यूएन ने बोला कि तुमको ये लॉ लाना पड़ेगा, हम पेरिस क्लाइमेट डील को साइन करते हैं, उसके हिसाब से हमें क्लाइमेट सस्टेनेबल पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो देखिए, जब भी हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रीटी साइन करते हैं तो इट इज़ अप टू अस, ये हमारी मर्जी है कि हम साइन करें, और जब हमारी मर्जी होती है तो हम उससे विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो कायदे से ये तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हुई ना, हमने खुद ही मंजूरी दी अपने कि यस आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल ग्लोबल गुड के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को आप एकदम कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाके ये समझें कि हम सोसाइटी में इक्विटी लाना चाहते हैं, मतलब नीड्स जो है पुअर की वो पूरी करना चाहते हैं, कि जो भी हम वेल्थ होगी कंट्री की वो हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि गरीबों तक उनके सारी नीड्स को पूरी करनी चाहिए। हम किसी एक को ऐसा डिसप्रपोर्शनेट या फिर डिस्पैरिटी नहीं लाना चाहते लोगों के बीच। ठीक है, सेक्युलर कॉन्सेप्ट। सेक्युलर तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट डज नॉट प्रमोट वन रिलीजन। ठीक है, अब इंडिया का सोशलिज्म थोड़ा, सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। देखिए, वेस्ट का सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि स्टेट, और सपोज वेस्ट में क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये तो आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा था वीडियो थोड़ा पीछे करके आप लिख लेना ज़रूर, अच्छी चीज़ है। स्टेट, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेस्ट में क्या होता है, सपोज दिस इज स्टेट, अब इसका रिलीजन से कोई भी रिलेशन नहीं है। स्टेट ज़्यादातर तो क्रिश्चियंस ही होते हैं और कुछ मुस्लिम्स भी होते हैं, तो स्टेट उन रिलीजन से दूर रहता है। भाई आपको जो भी रिलीजियस पॉलिसीज़ लेनी है वो पोप ले गए, पोप मतलब जो क्रिश्चियन के लीडर होते हैं उनको पोप बोला जाता है, तो वही डिसीजन लेंगे, स्टेट कुछ नहीं करेगा। इंडिया में क्या है, सपोज दिस इज स्टेट एंड दिस इज रिलीजन ए, दिस इज बी, दिस इज सी रिलीजन, तो किसी एक को सपोर्ट नहीं करेगा, बट अगर तीनों को सपोर्ट करने की बारी आएगी तो स्टेट करेगा। मतलब हम डिसप्रपोर्शनेटली किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे। सपोज पीपल का टैक्स है, पीपल ने टैक्स दिया, अब स्टेट क्या करेगा, उस टैक्स का यूज करके, ये टैक्स आया गवर्नमेंट के पास गया, तो जस्ट इमेजिन दिस इज हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, स्टेट सिर्फ हिंदू के लिए नहीं यूज करेगा। अगर स्टेट को ये स्पेंड करना है तो हिंदुइज्म को ही प्रमोट करेगा, मुस्लिम रिलीजन को ही प्रमोट करेगा और बुद्धिज्म को ही प्रमोट करेगा। ये है इंडियन सेक्युलरिज्म। ये क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। वेस्ट में क्या है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। समझ में आया? वेस्ट में स्टेट और रिलीजन का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इंडिया में स्टेट एक रिलीजन को किसी नहीं सपोर्ट करेगा, सारे रिलीजन को सपोर्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल्स है कि अगर तीर्थ करने के लिए गवर्नमेंट कोई एक बस चलवा रही है, तीर्थ करने के लिए अगर एक बस चलवा रही है तो हज की भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तीर्थ के लिए बस चला रही है, हज की भी सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब स्टेट दोनों रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला टर्म क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें दो टर्म आएंगे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब कि गवर्नमेंट इज चोजन बाय पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट पीपल चूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना। रिपब्लिक का मतलब क्या है, सी हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप क्या है, सबसे ऊपर हमारा लीडर, स्टेट जो इंडियन स्टेट है, द कंट्री ऑफ इंडिया, उसका सबसे स्टेट का टॉप में कौन आता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, देन कम द पीएम एंड ऑल, वाइस प्रेसिडेंट वैसे आते हैं उस पर, बट सी आप क्रोनोलॉजी समझिए कि प्रेसिडेंट के बाद पीएम आ रहे हैं। बट अगर हम रिपब्लिक हैं, प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट्स हेड। हमारा जो इंडियन स्टेट है उसके कौन हेड है, प्रेसिडेंट। अगर हम रिपब्लिक नहीं होते, अगर सपोज ये रिपब्लिक नहीं होते, तो प्रेसिडेंट नॉट चोजन बाय पीपल। ठीक है,
मतलब सपोज आप एक इंग्लैंड का एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पीपल चूज करते हैं, बट जो उस स्टेट का सुप्रीम लीडर है, स्टेट का हेड है, वो कौन है? किंग या क्वीन, प्रिंस है, ठीक है। मतलब हम उस स्टेट के हेड को वहाँ के लोग नहीं चुन रहे हैं, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। बट हम रिपब्लिक हैं क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है भले ही प्रेसिडेंट का, लेकिन वो पीपल के ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। मतलब रिपब्लिक को एक टर्म में बताऊं तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। बस आप ये लिखो नोट्स में कि रिपब्लिक में इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक में हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क है? हमारे गवर्नमेंट का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, बट हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। समझ में आया? चलिए अभी हम आगे जाते हैं। यस, ये और चार टर्म थे कि हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लानी है, ठीक है। अभी ये चारों टर्म को हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर ये टर्म आपने समझ लिए तो आपका गवर्नेंस, आपका सोसाइटी, आपका सोशल जस्टिस, ये वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जस्टिस का मतलब क्या है? सबसे पहले ही आप देखेंगे, जब पीछे हम जाएंगे तो सबसे पहले ही लिखा गया जस्टिस, मतलब हमारे समाज में न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, भले ही उनके लिविंग कहीं भी वो पैदा हुए हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी पार्ट ऑफ आवर कंट्री में उन्होंने जन्म लिया हो, बट उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, उनकी लाइफ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जस्टिस में एक चीज़ याद रखिएगा, जस्टिस ना रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था, ये आप लिख लीजिए। कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया कि जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। नाउ जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? ये हमारे ना डीपीएसपी में इनग्रेंड है, ठीक है। डीपीएसपी में कैसे इनग्रेंड है कि हम सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं और लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करेंगे लोगों की, यही है जस्टिस। जस्टिस कौन कौन सी है हमारी? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब हम सोसाइटी में किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। वो जस्टिस, अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके साथ किसी ने छुआछूत की अनटचेबिलिटी किया है, किसी को इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब उसके पास एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है वो। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब अगर वो एक 18 साल से ऊपर है, उसके पास वोटर आईडी नहीं बना हुआ है, या फिर वो एलिजिबल है ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए बट उसको नहीं लड़ने दिया जा रहा है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये सब प्रोवाइड करेगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब जस्टिस कौन कौन सी हम देते हैं? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। समझ में आया? सोशल जस्टिस का मतलब क्या? समाज में आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो एक भारत सरकार आपको न्याय दिलाएगी। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब आप इकोनॉमिकली एक सब डिप्रेस्ड क्लास नहीं होने चाहिए, मतलब ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है। यही हुआ ना मतलब जस्टिस का। इंडियन स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। अगर इकोनॉमिकली यू आर डिप्राइव्ड देन द स्टेट ऑफ इंडिया विल कम एंड हेल्प यू, ठीक है ना। अब वेलफेयर स्टेट तो है, ये डीपीएसपी में दिया ही हुआ है, आर्टिकल 38 सेज दैट इंडियन स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये चार चीज लिख लो नोट्स में। नेक्स्ट कम्स लिबर्टी। लिबर्टी एक थोड़ा ना ट्रिकी कॉन्सेप्ट बन जाता है। लिबर्टी जब आप पढ़ते हैं तो दो तरीके की लिबर्टी होती है, ये अभी आप प्लीज नोट्स में मत लिखिएगा। लिबर्टी एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है, एक नेगेटिव लिबर्टी होती है। पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब है, पहले नेगेटिव समझिए आप। नेगेटिव मतलब लोगों के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया जाए। नेगेटिव मतलब ये होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होता है नेगेटिव लिबर्टी। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब कि भाई आपको जो भी करने की मर्जी है आप करिए, इंडियन स्टेट आपको नहीं रोकेगा। नाउ इसको नेगेटिव क्यों कर रहे हैं हम? आपको तो सोच के लगा होगा कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है, जो भी हमें करना है वो करने की हमें है पूरी परमिशन है। बट इमेजिन अ सिनेरियो कि एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं और किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, किसी के भी घर के दरवाज़ा तोड़ के कोई भी घुस रहा है, चोरी कर रहा है, किसी की बाइक है, आपने पूरी मेहनत करके बाइक खरीदी, कोई और लेके चला गया, कोई रिस्ट्रेंट नहीं है उनके ऊपर। तो ऐसी लिबर्टी तो भाई सोसाइटी में केओस ला देगी ना, है ना। सोसाइटी में केओस तो लाएगी ही। बट ये नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं फॉलो होता। इंडिया में फॉलो होता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का क्या है
कि हम लोगों को बेस्ट, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा, वो अच्छी नहीं है, मेरे आईपैड में अच्छी आती भी नहीं है, कॉपी में फिर भी ठीक है। बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ, सॉरी, टू बिकम बेस्ट ऑफ देम। ठीक है, मतलब इफ यू आर एन आर्टिस्ट, आपको आर्ट करने का शौक है, तो गवर्नमेंट आपके लिए एक ऐसा सोसाइटी में इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, आपको ऐसे सपोर्ट करेगी, आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपको एक्सपोजर दिलाएगी कि आप अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करके आपको तरीके से पूरा डेवलप कर पाएँ। कैसे, एग्जाम्पल्स क्या है भाई, कॉलेजेस बनाना, स्टेडियम्स बनाना, ये यही है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही ना लोगों की। कोई अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा है तो पूरे तरीके से उसको मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव लिबर्टी फॉलो करते हैं। याद रखना, स्टार बना के लिख लो, ये पॉज करके लिख लो, मैं इरेज करने वाला हूँ, कि हमारे यहाँ नेगेटिव लिबर्टी नहीं है। क्वेश्चन में आएगा, प्रीलिम्स में आता है कि लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, इंडियन लिबर्टी का मतलब, दिस इज रॉन्ग। ये स्टार बना के लिख लो, लिबर्टी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, क्योंकि अगर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा भाई, लोगों को रोकने की भी तो जरूरत है। अगर स्टेडियम बना दिया, कल उस स्टेडियम में किसी ने जाके गेहूं बो दिया तो अपनी मर्जी से, भाई रिस्ट्रेंट ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमसे। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं होता है हमारे यहाँ, देयर आर सम रिस्ट्रेंट्स बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए अगला टर्म है होगा क्या, तो आप लिबर्टी में बस यही लिख लीजिए, ओके, आप लास्ट टाइम लिखा ही था। इक्वालिटी, नाउ हमारे ये भी थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी स्लैश इक्विटी लिखिए आप। क्यों, ये भी दो टर्म है, इंडिया में ये फॉलो होता है, ये फॉलो नहीं होता। इक्वालिटी का क्या मतलब है, सपोज एक हाई जंप का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, हाई जंप का टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 3 वॉल्स हैं, 7 फीट 7 फीट एंड 7 फीट। सपोज देर आर 3 पीपल, ठीक है, एक की हाइट है 3 फीट, एक की हाइट है 2 फीट, एक ही है 1 फीट। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई इन तीनों को भागने दो और ये तीनों जंप करें 7 फीट की वॉल को। नाउ अगर एक सेंसिबल पर्सन क्या कहेगा, भाई ये जो 1 फीट का आदमी है 7 फीट की दीवार कैसे कूदेगी, इसके लिए तो यार डिसएडवांटेज ये सिचुएशन हो गई ना। ये जो पूरी सिचुएशन सिनेरियो बना ए बी सी में, सी के लिए तो एडवांटेज है, बी और अरे हाँ सॉरी ए और बी तो भाई डिसएडवांटेज में, 1 फीट का आदमी कैसे 7 फीट की दीवार कूदेगा। दिस इज इक्वलिटी। नाउ इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर, नाउ इस सिनेरियो को हम इरेज करते हैं, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज दे देना, कि एक एग्जामिनेशन है, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तुम, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, भाई तुमको अपने हाथ से लिखना है तभी तुम पास होगे, ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहता है। बट ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं है ना। इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो 3 दीवारें हैं, अगर ये 3 पर्सन में बनाऊं, ये 3 फीट का है, 2 फीट का, 1 फीट का, तो अगर इसको 7 फीट कूदना है, सपोज मैं ऐसे करता हूँ, 7 फीट से बेटर होगा कि मैं यहाँ पे इसको ना इसका डबल करते हैं, 6 फीट इसको कूदना है अपने हाइट से डबल, तो इसको 2 से 4 कूदना हो और इसको 1 फीट से 2 फीट कूदना हो। मतलब अभी इसके लिए हम इनके लिए बराबर सिचुएशन क्रिएट कर दी कि भाई अपनी हाइट के डबल तुमको जंप करना है। समझ में आया आपको, इक्विटी की सिचुएशन और इक्वालिटी की सिचुएशन में, या हम इनको एक प्लेटफॉर्म में खड़े कर दें बराबर करने के लिए। मतलब हम अब इक्विटी क्या है कि ये जो हमें एग्जामिनेशंस में जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको एक कोई लिखने के लिए हेल्पर मिलता है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको रिजर्वेशन हम देते हैं, तो ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया में इक्विटी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ कहता क्या है, ये स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब वही कि जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, उनका जो लाइफ स्टेटस रहेगा, उनमें हम इक्विटी लाने का ट्राई करेंगे। सपोज एक चीज़ और आप याद रख लो कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है, ये बस ये याद रखना, ये टर्म आपके दिमाग में रहेगा ना, लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब एक छोटा बच्चा है, 7 साल के 11 लोगों की टीम को हम 23 साल के लड़कों के साथ फुटबॉल मैच नहीं करवाएंगे, है ना। 7 साल का 7 बंदे को हम या तो कोई हैंडीकैप देंगे कि अगर उनके 5 गोल हैं
मतलब 10 गोल करते हैं 23 साल वाले और ये एक गोल भी कर दिए तो इनको जीता डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब हम किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को जनरेट करेंगे, ठीक है। नाउ फ्रेटर्निटी, इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब क्या, लोगों में भाईचारा बना के रखेंगे भाई, लोग एक अच्छा सोशल कैपिटल बना के रहेंगे, आराम से लोग रहेंगे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी। इसलिए फ्रेटर्निटी तो ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस को अच्छे से करिएगा, प्री में हमेशा आता है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ एवोल्यूशन हुआ हमारे प्रीएम्बल का। क्या हुआ था कि पहले एक केस हुआ था AK गोपालन 19, ओ इसमें नहीं मेंशन है, आप इससे पहले भी एक लिख लीजिए कि 1950 में एक केस आया AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या क्वेश्चन आया कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उनसे क्वेश्चन उठा था मतलब इस पे कि इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इज प्रीएम्बल जस्टिसिएबल। मीन्स भाई प्रीएम्बल हम बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम प्रीएम्बल कह रहा है कि हम जस्टिस लानी है सपोज, या फिर जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लेकिन इकोनॉमिकली सपोज कोई बेचारा बहुत गरीब है, तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है ये बोलने के लिए कि भाई प्रीएम्बल में तो लिखा है कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए बट मुझे तो इकोनॉमिक जस्टिस मिल नहीं रही है, तो कोर्ट मुझे इकोनॉमिक जस्टिस दिलाए, तो क्या ये जस्टिसिएबल है, देखते हैं। फिर ये केस में इसमें SC ने क्या कहा कि नॉट जस्टिसिएबल। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, ठीक है। फिर आता है 1960 में बेरुबरी केस। बेरुबरी केस में क्या था, फिर यही क्वेश्चन उठा कि क्या भाई प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये जस्टिसिएबल है। तो इसमें क्या कहा गया कि इट ये कहा गया प्रीएम्बल इज, आप मैं इरेज करता रहूँगा पॉइंट्स, आप लिखते रहना। प्रीएम्बल इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है, ऑफ COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मतलब एक चीज और कही इसमें, प्लस नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब जब भाई पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, हेंस इट इज नॉन अमेंडेबल। अमेंडेबल भी नहीं है ये भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं। क्या आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन द पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी पावर टू अमेंड इट, ठीक है। मतलब बेरुबरी यूनियन में क्या हुआ कि ये कहा गया कि इंटरप्रिटेशन है, पार्ट नहीं है और अमेंडेबल भी नहीं है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कम्स 1960 में ही फिर एक अमेंडमेंट आता है, वो उससे अभी मतलब नहीं है, मेन आता है फिर 1973 का केस, ठीक है। 1973 का केस इज इंपॉर्टेंट। केशव नंदा भारती केस में फिर से यही क्वेश्चंस उठे कि भाई प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है, क्या इसे अमेंड किया जा सकता है। तो केशव नंदा भारती में क्या कहा गया, ए कि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिंस भाई जब ये इंटीग्रल पार्ट है तो इट इज अमेंडेबल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो ये अमेंडेबल भी है। बस ये दोनों चीज केशव नंदा भारती में कहा गया, ठीक है। अब एक चीज स्टार बना के लिख लो कि आगे चाहे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर पे बनाऊं, बट ये बना लो कि अगर ये स्टेटमेंट लिख के आता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, भले ही लिमिटेशंस हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन कोई भी पार्ट हो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है, तब तक अमेंड कर सकता है जब तक बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वो कर रहा है। बट अभी हम यही लिखेंगे, या फिर प्रीएम्बल अगर स्टेटमेंट आता है ना प्रीलिम्स में, तो हम इसी को सही करेंगे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो केशव नंदा भारती भी हमने देखा कि
उसने कहा कि पार्ट ऑफ, मतलब केशव नंदा भारती ही एक था जिसने कहा था कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज़ अमेंडेबल। उसके बाद से यही स्टेटस को मेंटेन्ड है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अमेंडेबल। चलो एक एक गोपालन भी रेजी कर देते हैं। प्लीज़ इनका एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहना यार, मतलब ये आदत डाल लो, वीडियोस रिवाइज करना तो अलग बात है। इसके बाद अच्छा हाँ सॉरी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था भाई? वही सेक्युलर सोशलिस्ट, थर्ड रिपब्लिक, अरे सॉरी इंटीग्रिटी। लेट मी शो यू। ये वर्ड और एक इंटेग्रिटी वर्ड इसमें ऐड किया गया था। दिस इज ठीक है ना, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी में ये पहले यूनिटी ऑफ नेशन था, अब इंटेग्रिटी ऑफ नेशन भी आ गया। ठीक है, ये वर्ड एंड ये वर्ड, ये किससे आए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये भी याद कर लो आप। मतलब एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स were not in the preamble of our constitution during the time of 1950 या during the time of enactment या फिर adoption of constitution। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी वर्ड बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, नाउ एट लास्ट हम कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमने तो ये देख लिया कि प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है। क्यों नॉन जस्टिसिएबल है? देखिए क्या था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस के कॉन्सेप्ट में ही मेन बात आती है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस तो सपोज देना इजी है, बट सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस की आपको सोसाइटी में पूरी तरीके से रिस्पेक्ट मिले और बराबर तरीके से आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहे, इट डिपेंड्स कि फिजिकल स्पेस कितना है गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे कितने हैं खर्च करने के लिए। क्या पता गवर्नमेंट अभी और बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, गरीबी पूरी तरीके से 0% तो की नहीं जा सकती, इसीलिए अभी इसको अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी अभी कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अभी क्या क्या स्टेप लेगा, तो इसीलिए नॉन जस्टिसेबल रखा गया इसे। अमेंडेबल भी है, क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किस में कहा गया था? केशव नंदा भारती केस, ये दोनों केशव नंदा भारती केस 1973, KNV केशव नंदा भारती केस। ठीक है, चलिए प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट तो खत्म होता है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कुछ मुझसे छूट गया है। बाकी यही है, आप इसकी नोट्स बना लो। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में आता नहीं है, यही आएगा प्रीलिम्स में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। केसेस भी डिक्लेयर कर दिए, डिस्कस कर दिया हमने पूरा छोटा मोटा जो चीज़ है वो सब कुछ डिस्कस कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप ये कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखो, अगर नहीं समझ में आता आप मुझे बताओ, इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लगा तो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो में 2-3 मिनट में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलिए थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड येस रिमेंबर माई फेवरेट कोट, दोज हु स्वेट मोर इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर। तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ पीस, स्वेट मोर, बढ़िया से पढ़ाई करिए ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप परेशान मत होइए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।